हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल उमेश कुमार अपडेटिंग। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक, जो कि ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 उसके आगे देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने के बाद और इसका सॉल्यूशन देखने के बाद मैंने ये एनालिसिस किया कि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी लेंथी है। अगर आप इसको रीड भी करते हो तो 15 मिनट्स का टाइम लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो उसमें कम से कम 25 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। और ये जो मार्क्स एग्ज़ाम में आते हैं, जो सबसे मैक्सिमम मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, वो 12 मैक्स टू मैक्स 14 मार्क्स के लिए आ सकता है। इससे ज़्यादा का नहीं आता है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इतना टाइम देना। अगर आप इसका साइज़ देखते हैं इसका क्वेश्चन का, तो आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम का जो पेपर आता है उसमें 3 से 4 पेज में ये फैला रहेगा। उसके अलावा जो इसका सॉल्यूशन है वो भी काफ़ी लेंदी है। तो मेरा अगर आता है ये सम्स, तो मैं इसको लास्ट में करूँगा, ये लास्ट ऑप्शन रहेगा। और और वो भी लास्ट ऑप्शन तभी रहेगा जब मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इसमें हम स्टार्टिंग में ही टाइम दे देंगे तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और ये गारंटी नहीं है कि इतना टाइम देने के बाद भी ये सही हो जाए। तो अगर एग्ज़ाम में आता है तो मैं इसको लास्ट में करने वाला या फिर इसको नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फ्रेज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी है। ट्रिपॉड लिमिटेड हैज़ 3 डिवीजन एक्स वाई एंड जेड which makes product X, Y and Z respectively. For division Y, the only direct material is product X, and for division Z, only direct material is product Y. Division X purchase all its raw material from outside. तो इतना पहले 3 लाइन को समझ लेते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। एक कंपनी है ट्रिबर्ड लिमिटेड, जिसका 3 डिपार्टमेंट है, एक्स वाई एंड जेड। वाई का जो मटेरियल आता है एक्स से आता है, और जेड का जो मटेरियल आता है वाई से आता है। सिंपल सा यही था। और एक्स जो है अपना जो परचेज करता है रॉ मटेरियल, वो आउटसाइड मतलब मार्केट से ही परचेज करता है। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग ओवरहेड, यहाँ पे रिप्रेजेंटिंग कमीशन टू एक्सटर्नल सेल्स एजेंट आर अवॉइडेड ऑन ऑल इंटरनल ट्रांसफर। यदि इंटरनली मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है तो जो कमीशन है एक्सटर्नल सेल का वो बच जाएगा। एजेंट को जो अपने कमीशन पेमेंट करते हैं वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5th लाइन में बोला हुआ डिवीजन वाई एडिशनली इनका ₹10,000 पर यूनिट एंड ₹8,000 पर यूनिट ऑन यूनिट्स डिलीवर्ड टू एक्सटर्नल कस्टमर एंड जेड रिस्पेक्टिवली। तो डिवीजन वाई जो है वो एडिशनली इसके अलावा इनकर करता है ₹10 पर यूनिट एंड ₹8 पर यूनिट। तो ₹10 अगर जो एक्सटर्नल कस्टमर को डिलीवर करता है तो ₹10 का लगता है। इसके अलावा अगर डिपार्टमेंट जेड को ट्रांसफ़र करता है वाई, तो उसमें जो है कि डिलीवरी कॉस्ट ₹8 का लग जाता है। इसके बाद है कि वाई ऑल्सो इनका ₹6 पर यूनिट पिक्ड फ्रॉम एक्स as well as external supplier can supply Y's factory at the stated price of ₹85 per unit। तो Y अगर X से लेके आता है तो उसमें भी उसको ₹6 का खर्चा देना पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा बोला है कि Y सप्लायर जो वाई का फैक्ट्री में पहुंचा करके ₹85 का एक्स देगा, एक एक्स, ठीक है। तो अपने जो पेमेंट करेंगे इसके लिए मतलब एक्स को वो कितना पेमेंट कर सकते हैं, वाई कितना एक्स को मैक्सिमम पेमेंट कर सकता है। चूँकि ₹85 में मुझे पहुंचा करके मिल रहा है, तो हम उसको 85 में, तो मेरा ₹6 का खर्चा भी है ना, तो 85 माइनस 6 यानी कि ₹79 हम उसको दे सकते हैं मैक्सिमम। जो वाई दे सकती है एक्स को ₹79, क्योंकि ₹6 तो ये पिकडअप का जो फैसिलिटी है उसमें ₹6 का इनकर हो रहा है। यानी कि अल्टीमेटली मेरे को मैक्सिमम दे सकते हो उसको ₹85, यानी कि ₹6 जो लाने का प्लस ₹79 मिला करके 85, क्योंकि 85 में मुझे तो बाहर से भी मिल रहा है, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ तीनों प्रोडक्ट का, एक्स वाई एंड जेड का, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल जो है एक्सटर्नल सप्लायर का ₹40, 85 है, ₹135 का, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट लेबर का जो कॉस्ट है 30, 50 एंड 45 एक्स वाई जेड के लिए। वैसे सेल्स एजेंट कमीशन है 15, 15 एंड 10 एक्स वाई एंड जेड के लिए। वैसे सेलिंग प्राइस 110, 170, 240 एक्स वाई एंड जेड के लिए। वैसे प्रोडक्शन
कैपेसिटी यूनिट 20, 30 एंड 40,000 एक्स वाई एंड जेड के लिए है, वैसे ही एक्सटर्नल डिमांड यूनिट 14, 26, 42,000 एक्स वाई एंड जेड के लिए है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी दिया हुआ, एक्सटर्नल डिमांड भी। अगर सबसे पहले एक्स का प्रोडक्शन देखते हैं तो 20,000 का है, यानी कि, और एक्सटर्नल डिमांड है यहाँ पे 14,000 का, यानी कि स्पेयर कैपेसिटी 6,000 का है। इसके अलावा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो वाई का है वो 30,000, स्पेयर कैपेसिटी उसका 4,000 का है, क्योंकि 26,000 एक्सटर्नल सेल में सेल कर दे रहे हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी जेड का कम है, यानी कि 2,000 शॉर्ट कर रहा है अगर 42,000 का डिमांड है तो उसमें। अब अपने को यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं। डिस्कस द रेंज ऑफ नेगोशिएशन फॉर मैनेजर एक्स वाई एंड जेड फॉर द नंबर ऑफ यूनिट एंड द ट्रांसफर प्राइस फॉर इंटरनल ट्रांसफर। तो यहाँ पे अपने को नेगोशिएशन ऑफ रेंज बनाना है ट्रांसफर प्राइस का फॉर एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट एंड ट्रांसफर प्राइस ऑफ इंटरनल ट्रांसफर। तो भाई सिंपली, तो सबसे पहले एनालिसिस ऑफ रेंज ऑफ नेगोशिएशन फॉर मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स। पहले डिवीजन एक्स का जो मैनेजर है उसके लिए अपने रेंज बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन एक्स का बात होता है। तो डिवीजन एक्स का एक यूनिट जो अपने मार्केट में, एक्स का एक यूनिट जो अपने आउटसाइड सेल करेंगे तो वो 110 रुपये में बिकेगा। तो वो कैसे 110, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक्स का जो सेलिंग प्राइस इन एक्सटर्नल मार्केट है ₹110 है। ठीक है, उसके बाद अपने सेल करेंगे वाई को, तो वहाँ दो रेंज बनेगा। तो पहला वेरिएबल कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, और सेकेंड में जो वाई खरीद रहा था बाहर से, यानी कि 85, उसमें 6 रुपये का जो कॉस्ट इन कर रहा था वो माइनस करके वहाँ पे 79 रुपीज़ का, तो 70 और 79 का रेंज बन जाता है सेल टू वाई को, यदि वाई को ट्रांसफ़र करते हैं तो। और वो जो यहाँ पे है कैसे वहाँ पे 70 आया, तो 40 रुपीज़ डायरेक्ट मटेरियल का और लेबर का खर्चा हो रहा था 30 रुपीज़, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करके यहाँ पे 70 रुपीज़ आ गया। ठीक है, और 79 अपने कैसे, क्योंकि वाई को पहुँचा करके 85 रुपीज़ में माल मिल रहा था और एक्स से ले रहा था, उसमें 6 रुपया का जो है पिकअप फैसिलिटी पे 6 रुपये का खर्चा हो रहा था, यानी कि 85 माइनस 79 रुपीज़ का ही उसको पेमेंट देंगे, मतलब वाई देगा एक्स को। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 रुपये तो अल्टीमेटली उसको जो पेमेंट करना पड़ रहा है वो तो 85 भी करना पड़ रहा है ना, क्योंकि 6 रुपये तो पिकअप पे लग ही रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आउटसाइड अगर आप सेल करते हैं तो उसमें कमीशन देना पड़ेगा एजेंट का, जो कि 15 रुपीज़ है एक यूनिट में, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था 15 रुपीज़। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है, जो अब अपने वाई को ट्रांसफ़र कर रहे थे एक्स को, कोई भी सेलिंग एक्सपेंसेस, मतलब एजेंट को कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ रहा था, क्योंकि कमीशन जो एक्सटर्नल सेल में ही था और वाई तो इंटरनल आदमी था ही, तो उसको हम लोग पहले से जानते थे, उस पर कोई भी कमीशन नहीं लगा है। ठीक है, तो वो मेरा नेट सेलिंग प्राइस आ गया 95 जब आउटसाइड सेल करते हैं, तो रेंज बना 70, 79 जब अपने वाई को ट्रांसफ़र कर रहे थे। तो इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आ गया मेरा जो 70 रुपीज़ अपने देखे थे कि मटेरियल का 40 रुपीज़ एंड लेबर का 30 रुपीज़, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट था। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट आ गया जब आउटसाइड सेल कर रहे तो 70 रुपीज़ का। इसके अलावा दोनों का भी मतलब जो रेंज बना है जब वाई को ट्रांसफ़र करे तो उसमें भी 70 ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट सेम ही आ जाएगा। तो जब मेरा नेट सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आउटसाइड सेल में 25 रुपीज़ का और सेल टू वाई में जो 70 वाला जो था उसमें 0 आ रहा था और 79 पे जो सेल ट्रांसफ़र कर रहे थे उसमें 9 रुपीज़ का आ रहा था। तो यहाँ पे आउटसाइड सेल जो कर पा रहा था डिवीजन एक्स वो 14,000 का कर रहा था, यानी कि 6,000 टोटल जो प्रोडक्शन था वो 20,000 का था। अगर हम लोग यहाँ ऊपर जाएँ और देखें तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है यहाँ पे 20,000 का था, जिसमें एक्सटर्नल डिमांड था 14,000 का। तो 14,000 आसानी से बेच पा रहा था, 6,000 स्पेयर कैपेसिटी था, वो ट्रांसफ़र कर देंगे अपने वाई को। तो हम लोग यहाँ पे जो 14,000 यूनिट का जो है सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकाल लिया जब बाहर में बेच रहे थे। तो 25 इंटू 14,000 25 इंटू 14,000 करेंगे तो 350,000 का आ गया यूनिट इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और उसके बाद 6,000 अपने वाई को सेंड कर देंगे, वाई को ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि 6,000 मेरा स्पेयर कैपेसिटी था। तो अगर 70 पे अपने जो वेरिएबल कॉस्ट वाला फंड है उस पर अगर हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। अगर अपने 79 पे अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 6,000 इंटू 9, यानी कि 54,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने एनालिसिस ऑफ रेंज ऑफ नेगोशिएशन फॉर मैनेजर
अब डिवीजन वाई का जो मैनेजर है उसके लिए अपने नेगोशिएशन का रेंज बना लेते हैं। तो डिवीजन वाई क्या कर रहा था, अपना जो है जो आउटसाइड सेल कर रहा था और दूसरा है कि डिवीजन जेड को ट्रांसफर कर रहा था। ठीक है, ये चीज़ अपने को वहाँ पे जब अपने क्वेश्चन रीड किए थे तो ऐसा पढ़े थे कि डिवीजन वाई जो है कि जेड को अपने सेल कर रहा था, डिवीजन जेड को, और अपना जो ट्रांसफर कर रहा था, सॉरी डिवीजन जेड को ट्रांसफर कर रहा था, आउटसाइड भी सेल कर रहा था। तो सबसे पहले प्राइस रेंज यहाँ पे देखते हैं कि आउटसाइड सेल वाले में 3 कॉलम बनेगा और सेल टू डिवीजन जेड में भी 3 कॉलम बन जाएगा। प्राइस रेंज है कि फ्रॉम डिवीजन एक्स से 79 रुपीज़ का जो प्राइस रेंज था, वो अपना जो कॉस्ट इनकर हो रहा था 85 रुपीज़ अगर बाहर से ले रहे थे। तो वैसे ही सेल टू डिवीजन जेड में आ जाएगा कि फ्रॉम डिवीजन एक्स से ले रहे थे तो 79 दो का रेंज बनाता है, इसके अलावा 85 बाहर से ले रहे थे। तो एड ट्रांसपोर्टेशन का जो चार्जेस है, एक्स से मंगवा रहे थे तो मेरा 6 रुपीज़ इनकर हो रहा था, पिकअप फैसिलिटी बोल के 6 रुपीज़ 6 रुपीज़ जब अपने डिपार्टमेंट एक्स से मंगवा रहे थे। तो और उस वैसे ही 85 रुपीज़ जब अपने कस्टमर तो मुझे पहुंचा के ही दे रहा था ना। डिपार्टमेंट वाई का, हम डिवीज़न वाई का बात करें तो डिवीज़न वाई में जो एक्स का एक यूनिट 85 रुपीज़ का जो है पहुंचा करके दे रहा था डिवीज़न वाई में, तो इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लग रहा है ट्रांसपोर्टिंग का। तो वैसे ही 6 रुपया फ्रॉम डिवीज़न एक्स से इनकर हुआ और जो फ्रॉम आउटसाइड से वो पहुँचा के दे रहा था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी कॉस्ट नहीं लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कर दे तो मेरा 76 आ जाएगा, 85 आएगा, 85 आएगा, 76, 85 रुपीज़ का आ जाएगा। वैसे डायरेक्ट लेबर जो है वाई का वो 50 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट लेबर जो है 50 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो डायरेक्ट लेबर अपने मटेरियल तो काम हो गया, अब डायरेक्ट लेबर उसमें ऐड कर दिए तो वो टोटल आ गया। अब डिलीवरी जो चार्जेस है कि अपने जो आउटसाइड सेल कर रहे थे तो उसके लिए जो डिलीवरी चार्जेस 8 रुपीज़ का अपने को लग रहा था, उसको पहुंचाने में जो 8 रुपये का खर्चा आ रहा था वो मुझे ही देना पड़ रहा था, तो वो 10 रुपये से बढ़ जाएगा। और 8 रुपये है कि अगर हम लोग इंटरनली ट्रांसफ़र कर रहे थे तो 8 रुपये का डिलीवरी कॉस्ट लग रहा था। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आइए आप लोगों को दिखा दें। यहाँ पे आप जो क्वेश्चन का 1 2 5th लाइन है, division y additionally incur rupees 10,000 per unit and rupees 8,000 per unit on units delivered to external customer and jet respectively। यानी कि एक्सटर्नल कस्टमर को डिलीवर करने के लिए 10 रुपये पर यूनिट का खर्चा होता है और जेड में पहुंचाने के लिए 8 रुपये का पर यूनिट खर्चा होता है। तो वो था मेरा, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। आइए वापस चलते हैं वही क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में जाने वाले हैं अपने। बस पहुंच गए हैं। हाँ, यहाँ पे अपने बात कर लिए थे 10 रुपये 8 रुपये वाला जो है डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे अपने ऐड करने के बाद मेरा टोटल आ गया था 136, 145, 145, 134, 143, 143 करके। यहाँ पे जो सेल्स कमीशन है, जब अपने बाहर में बेच रहे थे तो उसके लिए मुझे कमीशन देना रहा था वाई का एक यूनिट बेचने के लिए बाहर में 15 रुपये का। तो यहाँ पे जब अपने ट्रांसफर आउटसाइड सेल कर रहे थे तो 15 रुपीज़ का ऐड कमीशन ऐड हो गया टोटल कॉस्ट में, जबकि इंटरनल ट्रांसफ़र में कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ रहा था। जब अपने क्वेश्चन रीड किए थे कि कोई भी इंटरनली ट्रांसफ़र होता है तो उस पर कोई भी कमीशन अपने को पेमेंट नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है, तो वो मेरा टोटल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, सिर्फ जो सेल्स कमीशन है वो जो आउटसाइड सेल हो रहा था, मतलब एक्सटर्नल सेल हो रहा था उसमें। तो ये मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो आ गया सारा, जब अपने एक्सटर्नल मार्केट में 3 जो रेंज था उसके लिए और नेक्स्ट 3 रेंज के लिए जब अपने जेड को ट्रांसफ़र कर रहे थे तो तीनों का जो टोटल कॉस्ट है वो आ गया। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वाई का वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई का एक यूनिट बेचने के लिए अगर बाहर में हम लोग बेचे तो 170 करके बेच सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखें तो वाई का सेलिंग प्राइस इन एक्सटर्नल मार्केट पर यूनिट 170 रुपीज़ है। ठीक है, तो 170 रुपीज़ मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट में 170 रुपीज़ माइनस कर देंगे, मेरा कंट्रीब्यूशन 170 माइनस 151 कंट्रीब्यूशन आया 19। वैसे ही 170 माइनस 10 कंट्रीब्यूशन आया 10, 170 माइनस 160 सॉरी 170 माइनस 160 कंट्रीब्यूशन आया 10, 170 माइनस 160 कंट्रीब्यूशन आया 10 जब अपने एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर रहे थे तो। ठीक है, जब अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं,
जब अपने जेड को ट्रांसफ़र कर रहे थे तो मेरा सेलिंग प्राइस 135 होगा, क्योंकि जेड जो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जेड जो है यहाँ पे जो है सप्लायर का जो रेट था 135, तो 135 से ज़्यादा जेड नहीं लेगा, तो 135 में जेड को ट्रांसफ़र करेंगे तो 135 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा जब जेड को ट्रांसफ़र करेंगे तो 135 तो उस केस में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो वाई का आ रहा है 19 रुपीज़, 10 रुपीज़, 10 रुपीज़, और यहाँ पे 1 -8 ये मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। नेगोशिएशन ऑफ रेंज जो ऊपर किए थे वही चीज़ को यहाँ पे सेंटेंस में जा करके लिखा है, बना करके लिखा है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ईजी था, मतलब कोई ये नहीं था, तो आप इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सिंपल है। आप जो ऊपर किए हैं बस उसी को यहाँ पे नरेटिव करके यहाँ पे नरेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ेंगे। तो मेन था आपको जो प्रैक्टिकल समझने का था, ठीक है, वो आप लोग समझ चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो टॉपिक है वो ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पे क्या होगा, तो वो अपने देखने वाले क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि टाइकोन लिमिटेड हैज टू फॉलोइंग डिपार्टमेंट, टू मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेपरेट प्रॉफिट सेंटर known as textile unit and process house. ठीक है, the textile unit has a production capacity of 5 lakhs meter cloth per month, but at present its sale is limited to 50% to outside market and 30% to processing house, यानी कि प्रोसेस हाउस। तो टाइकोन लिमिटेड एक कंपनी है जिसका 2 मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है जिसको टेक्सटाइल डिपार्टमेंट बोलते हैं, सेकेंड वाला जो डिपार्टमेंट है प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट क्या होता है कि वो क्लॉथ का जो प्रोडक्शन करती है, और प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो होता है उसको फाइनल बना करके बेचती है। ठीक है, तो जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है 5 लाख मीटर पर एनम है, सॉरी पर क्लॉथ पर मंथ है। ठीक है, पर मंथ है, उसका कैपेसिटी 5 लाख, जिसमें से 50% यानी कि 2.5 लाख जो है वो बाहर में सेल हो जाता है, आउटसाइड मार्केट में सेल हो जाता है। 30% जो है यानी कि 15 लाख, 5 लाख का 30% यानी कि 1,50,000 क्लॉथ मीटर क्लॉथ है, वो जो प्रोसेसिंग हाउस है जो इसी का डिपार्टमेंट है उसको ट्रांसफ़र हो जाती है, और जो रिमेनिंग है उसका 20% बच जाता है, उसका अभी कुछ नहीं बोला है उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ हो रहा है। उसके बाद अपने नीचे देखते हैं द ट्रांसफर प्राइस फॉर द ईयर 2014 वाज एग्रीड एट ₹6 पर मीटर। तो यहाँ पे ट्रांसफर प्राइस दिया हुआ है कि ₹6 पर मीटर 2014 में एग्री हुआ था। द प्राइस हैज़ बीन फिक्स्ड लाइन विद द एक्सटर्नल होलसेल ट्रेड प्राइस ऑन 1 जनवरी 2014। हाउएवर द प्राइस ऑफ yarn declined, which was raw material of textile unit, which effect that the wholesale trade price reduced to rupees 5.6 per meter with effect from 1st June 2014. This price was, however, not made applicable to the sales made to the processing house of the company. The textile unit Dawn processing house request to revision of price. सिंपल सा कुछ भी नहीं है, इतना बस ज्ञान था। कहने का मतलब ये था कि जो मटेरियल बना रहा था, जो प्रोडक्शन हाउस था यानी कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट जो था, जो भी मटेरियल उसके लिए आ रहा था वो सस्ता हो गया, इसके वजह से ना जो फाइनल ट्रांसफ़र प्राइस हो गया वो 5.6 हो गया। ठीक है, जून 2014 में, सिंपल सा। तो 5.6 इम्पॉर्टेंट है पर मीटर ट्रांसफ़र प्राइस। इसके नीचे जो सेकेंड पैरा, उसके बाद नीचे जो पैरा है उसमें लिखा है द प्रोसेस हाउस रिफाइन द क्लॉथ एंड पैक्स द आउटपुट नोन एज ब्रांड रॉयन इन बंडल्स ऑफ 100 मीटर्स। तो ये जो प्रोसेस हाउस है तो उसको है ना कि आउटपुट बनाती है 100 मीटर्स का बंडल में। ठीक है, द सेलिंग ऑफ रॉयन इज 825 पर बंडल, और 100 मीटर को वो जो बंडल बनता है उसको बेच देती है 125 में, ये प्रोसेसिंग हाउस बेचती है। द प्रोसेस हाउस हैज़ पोटेंशियल ऑफ सेलिंग ए फर्दर क्वान्टिटी ऑफ 1000 बंडल ऑफ रॉयन provided the overall prices is reduced to 725 पर बंडल। तो वही है कि जो बंडल का जो था कि 1000 बंडल वो बेचेगी इंक्रीज करके, क्योंकि 100 का बन रहा था। तो अगर स्टार्टिंग का आपने देखें तो कितना बंडल बन सकता था, जो मटेरियल ले रहा था 1,50,000 डिवाइड बाय 100 करेंगे
तो 1500, लेकिन वही है कि 1000 बंडल अगर बेचता है तो वो जो मार्केट प्राइस है वो रेड्यूस्ड हो जाता है 725 पे आके रुक जाता है, यानी कि 825 था वो 725 में अगर 1000 बंडल बिकता है तो इन इवेंट इट कैन बाय एडिशनल 1 lakh meters of cloth from textile unit whose capacity was fully utilized. The outside market has no further scope. तो बोलना यही चाह रहा है कि अपना जो था कि 50% जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में था 5 लाख का कैपेसिटी था, जिसका 50% पहले सेल हो रहा था आउटसाइड एक्सटर्नल मार्केट में, और जो 30% ट्रांसफ़र कर रहे थे प्रोसेस हाउस में, और जो रिमेनिंग 20% था वो बोल रहे हैं कि ये भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और उससे एडिशनल 1 लाख मीटर आएगा, क्योंकि 5 लाख इंटू 20% 1 लाख मीटर, यानी कि 1000 अपने एडिशनली 750 में बेच सकते हैं बंडल, ठीक है। प्रोसेस हाउस ये बेच सकती है। इसके नीचे द कॉस्ट डेटा रिलेवेंट टू द ऑपरेशंस टेक्सटाइल यूनिट प्रोसेस हाउस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रॉ मटेरियल पर मीटर ऑन 1 जून 2014। तो टेक्सटाइल यूनिट का जो है रॉ मटेरियल पर मीटर यहाँ पे दिया हुआ 1 जून का ₹3 और प्रोसेस हाउस का ट्रांसफर प्राइस पे वेरिएबल कॉस्ट है 1.2 पर मीटर और इसका ₹80 पर बंडल। वैसे फिक्स कॉस्ट पर मंथ 4,12,000 और 1 लाख टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग हाउस का रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। इसके नीचे अपने देखे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ estimated profitability for June 2014 for textile unit and process house and company as a whole on the following basis। तो एक स्टेटमेंट बनाना है, टेक्सटाइल का अलग, प्रोसेसिंग का अलग, और दोनों को मिला करके एक कंबाइन, ठीक है। तो जो पहला रहेगा, पहला जो सिनेरियो, पहला जो ऑप्शन उसमें क्या था कि एट 80% एंड 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द टेक्सटाइल यूनिट एट द मार्केट प्राइस external wholesale trade price on 1st January 2014 transfer price processing house is ₹6 per meter। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो पहला आपको 80% और दूसरा 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो टेक्सटाइल यूनिट है उसके अकॉर्डिंग बनाना है, जो ट्रांसफर प्राइस है ₹6 रहेगा, जो कि 1 जनवरी 2014 में फिक्स हुआ था, क्योंकि जो रिवीजन हुआ था वो 1 जुलाई में रिवीजन हुआ था, 5.6 हो गया था। तो अपने को जो ट्रांसफर प्राइस है वो 6 वाला पे ध्यान देना था। ये सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग 80% लेवल पे देखते हैं तो जो टेक्सटाइल यूनिट है और प्रोसेसिंग हाउस है दोनों का अपने देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टेक्सटाइल यूनिट है 80%, तो 5 लाख का 80% कितना होगा, 5 लाख इंटू 80%, यानी कि 4 लाख मीटर। तो 4 लाख मीटर का जो टेक्सटाइल यूनिट है वो कितने पे ट्रांसफ़र कर रही है, 6 पे। तो 4 लाख इंटू 6 यानी कि 24 लाख का सेल हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें रॉ मटेरियल का जो खर्चा था एक यूनिट का 1 मीटर का वो 3 था टेक्सटाइल का, ठीक है। तो 3 आ गया, तो 4 लाख इंटू 3 यानी कि 12 लाख। वैसे वेरिएबल कॉस्ट 1.2 था, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल 4 लाख इंटू 3 यानी कि 12 लाख। वैसे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कि पर मीटर 1.2 वेरिएबल ₹1.2 लग रहा था। तो 4 लाख इंटू 1.2 कितना आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया मेरा 4,80,000। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है पर मंथ, यहाँ पे 4,12,000 टेक्सटाइल यूनिट का, तो वो मेरा फिक्स कॉस्ट भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 लाख में माइनस 12 लाख माइनस 4,80,000 माइनस 4,12,000, ये मेरा तीनों कॉस्ट माइनस होने के बाद प्रॉफिट आ जा रहा है 3,08,000 का। तो वैसे अपने जो बात करने वाले हैं प्रोसेस हाउस का, तो प्रोसेस हाउस क्या था कि उसका जो बंडल बन रहा था वो 8 to 5 पे बिक रहा था, जो अपने ट्रांसफ़र कर रहे थे जो भी जितना भी वो 8 to 5 पे बिक रहा था। तो वहाँ पे कितना मीटर अपने ट्रांसफ़र स्टार्टिंग में 30% ऑफ 5 लाख, यानी कि 5 लाख इंटू 30%, यानी कि 1,50,000 मीटर था प्रोसेसिंग हाउस में जा रहा था ये 4 लाख में से, ठीक है। और 1,50,000 और ये क्या 100 का बंडल बन रहा था, मतलब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नंबर ऑफ बंडल 1500 आ जाएगा, इनटू एक बंडल का जो रेट था 825 825 था, तो 1500 बंडल इनटू 825 कितना आ गया मेरा 12,37,500 का, ये आ गया सेल प्रोसेसिंग हाउस का। अब ट्रांसफर प्राइस क्योंकि अपने ले रहे थे 30% ऑफ 5 लाख फ्रॉम टेक्सटाइल यूनिट, यानी कि उसको कितने पे ले रहे थे ट्रांसफर प्राइस 6 पे, 1,50,000 इंटू 6
यानी कि 9 लाख रुपीज़ का मेरा आ गया ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी कि हमको टेक्सटाइल यूनिट को पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो वेरिएबल कॉस्ट है 80 रुपीज़ 80 पर बंडल था। क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग हाउस में वेरिएबल कॉस्ट पर बंडल रुपीज़ 80 यहाँ पे है, तो 80 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है 80 इंटू 1500 यानी कि 1,20,000। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट पर मंथ यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 लाख का, वो अपने टेक्सटाइल डिवीज़न में यहाँ पे 1 लाख का जो फिक्स कॉस्ट है वो दिया हुआ पर मंथ, तो वो मेरा आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेल आ गया उसमें से अपने ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो मेरा जो प्रॉफिट है वो आ गया, तो मेरा 12,500। तो एज ए कंपनी एज ए होल कितना आ जाएगा, प्रॉफिट एज ए होल कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है टाइकून लिमिटेड का 2 डिपार्टमेंट था, टेक्सटाइल से प्रॉफिट आ रहा है 4,88,000 का प्लस प्रोसेसिंग हाउस से 12,500 का, तो ओवरऑल कंपनी का जो प्रॉफिट है 5,500 आएगा। ठीक है, 5,500। अब अपने देखने वाले जो सेकेंड वाला जो था ये 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल यूनिट ए मार्केट प्राइस 5.6 मीटर एंड ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोसेसिंग हाउस इज ₹6 पर मीटर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 80% कैपेसिटी रहेगा वैसे, सॉरी उसके बाद यहाँ पे वैसे ही 100% यूटिलाइजेशन के लिए बोल रहा था कि अपना जो 100%, तो इसमें एक चेंजेस किया आ जाएगा कि यहाँ पे 100% में क्या है कि यहाँ पे जो सेल है 5 लाख यूनिट का तो हो गया टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में, टेक्सटाइल यूनिट में 5 लाख मीटर का 6 रुपये करके, वैसे रॉ मटेरियल वेरिएबल का सेम रहेगा, मतलब सेम यूनिट पे इंटू हो जाएगा 5 लाख से रुपीज़ पर यूनिट से, और यहाँ पे फिर कॉस्ट सेम ही रहेगा। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ ध्यान देने का है कि जहाँ मेरा बढ़ जा रहा था कि 1000 यूनिट, जब अपने पूरा 2.5 लाख, मतलब जो नेक्स्ट 2.5 लाख अपने जो स्पेयर कैपेसिटी 20% जो था टेक्सटाइल यूनिट का वो भी यूज़ कर रहे थे, यानी कि जो प्रोसेसिंग हाउस है, प्रोसेस हाउस है जो टोटल जो 50% ले रहा था रॉ मटेरियल, ये मतलब जो 50% 5 लाख का यानी कि 2.5 लाख मीटर ले रहा था, तो उसमें क्या है कि जो नंबर ऑफ बंडल बन रहा था उसको 725 में बेच पा रहे थे, यानी कि पहले 825 में बेच पा रहे थे, उसको 725 में प्रोसेस हाउस बेचेगा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे लिख ही दिया था। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पैरा है कि द प्रोसेस हाउस refine the cloth and packs the output of brand Ryan is in bundle of 100 meters each. The selling price of ₹8 to 5 पर बंडल एंड द प्रोसेसिंग हाउस पोटेंशियल सेलिंग फर्दर कैपेसिटी, अगर वो इसके बाद भी फर्दर कैपेसिटी 1000 बंडल यानी कि जो 1 लाख यूनिट पे डिवाइड बाय 100 यानी कि 1000 बंडल बन रहा था, तो ओवरऑल प्राइस होता रिड्यूस हो रहा था 7 to 5 में, यानी कि जो प्रोसेस हाउस जितना भी टोटल बेचेगा वो 725 पर बंडल ही बेच पाएगा, जब अपने एडिशनल 1000 यूनिट अपने बेच पा रहे थे। तो यहाँ पे यही डिफरेंस था कि 250 यानी कि 2,50,000 डिवाइड बाय 100 मीटर यानी कि 2500 मीटर्स इंटू 7 to 5 के हिसाब से ओवरऑल बेचेगा 785 में प्रोसेसिंग हाउस, और ट्रांसफर प्राइस हो जाएगा 6। ठीक है, वो कम नहीं होने का था, और वेरिएबल कॉस्ट तो 80 रुपीज़ पर बंडल था, फिक्स कॉस्ट आ गया, तो ओवरऑल प्रॉफिट जो था शायद यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट था, सॉरी शायद ऊपर में अपने कुछ गलत किए थे, ये अपना नीचे वाले देख लिए थे। ठीक है, तो मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही था, आप लोग समझ ही गए। तो ये 725 के हिसाब से जो प्रॉफिट था 12,500 और 4,88,000 आ गया था। ठीक है, तो वो 80% आप लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा। इसके बाद अपने बी में देखने वाले हैं कि 80% लेवल पे जो मार्केट प्राइस था कि 5.6, लेकिन ट्रांसफ़र प्राइस था 6 रुपीज़ करके। तो जो है टेक्सटाइल डिवीज़न जो है कि अपना जो सेल करेगा क्लॉथ वो कैसे पर ₹5.6 पर मीटर सेल करेगा, लेकिन ट्रांसफ़र जो करेगा 6 रुपये पे करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा इसमें, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो जो टोटल सेल है वो कैसे आएगा कि 2,50,000 जो है 80% कैपेसिटी था, यानी कि ट्रांसफ़र जो करेंगे वो 1,50,000 करेंगे प्रोसेसिंग हाउस को, और जो बेचेंगे बाहर में वो 2,50,000। तो 2,50,000 यूनिट जो बेच रहे हैं वो 5.6 करके बेच रहे हैं, प्लस 1,50,000 जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रोसेसिंग हाउस को वो 6 रुपये पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है टोटल सेल जो टेक्सटाइल यूनिट का आ जाएगा 23 लाख आ जाएगा। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है ₹3 पर मीटर था, तो 4 लाख इंटू 3 यानी कि 12 लाख, वैसे वेरिएबल कॉस्ट 1.2 पर मीटर इंटू 4 लाख
यानी कि यहाँ पे 4,80,000 मैंने फिक्स कॉस्ट, यानी कि प्रॉफिट जो है 2,08,000 आ जाएगा। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग हाउस में अपने प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, जो आ रहा था अपना कि कितना बंडल मेरा हो रहा था 1500 होगा, क्योंकि 1,50,000 जो मीटर है, 1,50,000 मीटर अपने टेक्सटाइल यूनिट से लिए रहते हैं, डिवाइड बाय 100, तो वो नंबर ऑफ मीटर से यानी कि 1500 जो बंडल बनेगा उसको 825 में बेच सकते थे, यानी कि 12,37,500 बेच पाएंगे। और ट्रांसफर प्राइस तो 6 ही लेगा, क्योंकि 6 पे वहाँ बेचा तो मेरा कॉस्ट 6 रुपये पे आएगा। ठीक है, इसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट 1500 बंडल का आ जाएगा 1,20,000 और फिक्स कॉस्ट 1,00,000। तो जो प्रॉफिट है 1,17,500 आ जाएगा। ये मेरा किसका आया, ये मेरा आया प्रोसेसिंग हाउस का। तो जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो आ जाएगा मेरा टेक्सटाइल यूनिट से कितना कमाए, यानी कि 2,08,000 प्लस जो प्रोसेसर हाउस है उससे कितना कमाए 1,17,500, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ वो 3,25,500 हुआ। अब अपने सी पे आते हैं। सी में क्या बोला हुआ है कि सी में बोल रहा है कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल यूनिट एट मार्केट प्राइस रुपीज 5.6 पर मीटर एंड ट्रांसफर प्राइस ऑफ प्रोसेसिंग 5.6 प्राइस। तो वही है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% हो गया टेक्सटाइल यूनिट के, यानी कि 5 लाख का 5 लाख पूरा प्रोडक्शन यूज़ कर रहा है, जिसमें 2.5 लाख बाहर बेच रहा है 5.6 करके, और 2.5 लाख ट्रांसफ़र कर रहा है प्रोसेस हाउस को 5.6 करके। तो वो मेरा आ गया यहाँ पे। तो अपने 100% लेवल पे देखते हैं कि ट्रांसफर प्राइस 5.6 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल है, सेल कितना है 5 लाख यूनिट इंटू 5.6 करके, वो बाहर भी बेच रहा है उतना और ट्रांसफर कर रहा है प्रोसेस हाउस को। तो टोटल अपने क्यों ना हम 5 लाख को 5.6 से इंटू कर दे, तो टोटल जो सेल्स आ रहा है टेक्सटाइल यूनिट का बात करें 28 लाख का आ गया। वैसे रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग सेम रहने वाला है ₹3 पर मीटर। वैसे वेरिएबल कॉस्ट का जो कॉस्टिंग है सेम था 1.2, और फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगा ही 4,12,000। तो ये सेल्स में रॉ मटेरियल वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो 2,88,000 मेरा टेक्सटाइल यूनिट का प्रॉफिट आ गया। सी में 100% यूटिलाइजेशन था जब ट्रांसफर प्राइस था, और मार्केट का भी प्राइस जब 5.6 था। तो चूंकि यहाँ पे अपने 500 से 1500 नंबर ऑफ बंडल से सीधा 2500 नंबर ऑफ बंडल बेच पाएंगे। तो आपको पता ही है जब एडिशनल यूटिलाइजेशन हम लोग यूज़ करते थे तो वो जो नंबर ऑफ बंडल का जो रेट था 825 से 725 हो जा रहा, तो ओवरऑल यानी कि जितना भी सेल कर रहे थे उतना में, तो 2,50,000 मीटर अपने मंगवा रहे थे, डिवाइड बाय 100 मीटर कन्वर्ट करके, तो वो मेरा बंडल 2500 बंडल बन रहा था। 2500 बंडल इंटू 725, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है 18,12,500 हो जाएगा प्रोसेसिंग हाउस का, यानी कि 12,500 सॉरी। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर प्राइस तो सेम रहने वाला है कि पर मीटर का 5.6 जो क्वेश्चन में बोल दिया था। और इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट तो ₹80 पर बंडल है, वो आ गया, फिक्स कॉस्ट आ गया। ये तीनों कॉस्ट माइनस किए सेल प्राइस में, तो मेरा 1,12,500 1,12,500 ये आ गया प्रोसेसिंग हाउस का प्रॉफिट। तो जो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट आएगा वो टेक्सटाइल यूनिट से जितना कमाएंगे, यानी कि 2,88,000 प्लस 1,12,500 कमाएंगे प्रोसेसिंग हाउस से, तो 4,05,000 आ जाएगा प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट। तो अब अपने देखते हैं कि उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ द कंपनीज ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी प्रोसेसिंग हाउस। तो यहाँ पे कमेंट करना है कि ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी कि प्रॉफिट कौन सा ज़्यादा बेहतर है, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, वो अपने को कैलकुलेट करके यहाँ पे मतलब एनालिसिस करके अपने को बताना है। तो सबसे पहले अपने पॉइंट नंबर ए में दो तरह का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था, 80% और 100%। 100% जब ट्रांसफर प्राइस रुपीज़ दोनों में 6 था, तो जहाँ पर प्रॉफिट हुआ वो आ गया प्रोसेसिंग हाउस का जो प्रॉफिट था 1,17,500, और जो था 100% पे आ रहा था प्रॉफिट आ रहा था 12,500। इसके अलावा 80% बी में जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था जब ट्रांसफर प्राइस था 6, तो प्रॉफिट आ रहा था 1,17,500। इसके अलावा जब 100% सी में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था तो ट्रांसफर प्राइस जब अपने रखे थे 5.6, तो प्रॉफिट कमा रहा था जो प्रोसेसिंग हाउस है वो कमा रहा था 1,12,500। तो इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट प्रोसेसिंग हाउस को किस में आ रहा था, तो वो आ रहा था मुझे दिख रहा है ए में 80% वाला में ही, ए में 80% वाला में ही। तो प्रोसेसिंग हाउस विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू बाय मोर देन 1,50,000 मीटर्स फ्रॉम टेक्सटाइल यूनिट। तो हाँ, वो पूरा ही मीटर क्यों बेचेगा भाई, जब वो 80% में ही 1,17,500 कमा रहा है प्रॉफिट, तो 100% मतलब क्यों करेगा, प्रॉफिट कम क्यों कमाएगा ज़्यादा बेच करके। तो वो जो 80% वाला था वो ज़्यादा सही है। ठीक है,
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा ही दूँ क्या, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो भी देख ही लेता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख ही लेता हूँ। ट्रांसफर प्राइसिंग डिसीजन डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिमांड लेवल अपने क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं कि टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ कंपनी आर ऑर्गेनाइज ए प्रॉफिट सेंटर। डिवीजन X is only source of component required by division Y for the product P. Each unit of P requires one unit of said component. As the demand of product is not steady, order for increased quantity can obtain by manipulating prices. तो जैसा कि यहाँ पे X और Y एक कंपनी है जिसका दो डिपार्टमेंट है, डिवीजन एक्स एंड डिवीजन वाई। तो डिवीजन एक्स में जो भी कंपोनेंट बनता है वो वाई को चाहिए, ठीक है, तो वाई को चाहिए, और जो वाई का जो एक यूनिट बनता है उसको पी बोलते हैं। ईच यूनिट ऑफ पी रिक्वायर वन यूनिट ऑफ सेट कंपोनेंट। तो एक यूनिट जो वाई का बनता है यानी कि जो पी बनता है उसमें एक यूनिट एक्स का भी चाहिए जो कंपोनेंट एक्स बनाता है, ठीक है। तो वो सिंपल था, और जो प्राइस था डिमांड के हिसाब से, मतलब प्राइस के हिसाब से डिमांड फ्लक्चुएट करता है, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे द मैनेजर ऑफ डिवीजन वाई हैज़ गिवन द फॉलोइंग फोरकास्ट। तो डिवीजन वाई जो है उसका जो मैनेजर है उसका फॉलोइंग फोरकास्ट है। जब सेल रहेगा 5000, जब सेल पर डे यूनिट रहेगा, पर डे यूनिट्स 5000, तो यहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस 393.75। जब उसका सेल्स बढ़ जाएगा 10,000 तो प्राइस कम होकर के हो रहा था 298.5। वैसे ही जब सेल यूनिट बढ़ रहा था 15,000 तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस हो रहा था आपका 247.5। वैसे ही जैसे जैसे सेल्स क्वांटिटी बढ़ रहा था तो जो प्राइस है वो गिरता जा रहा था, एवरेज प्राइस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। इसके नीचे हम लोग देखते हैं द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम डिवीजन एक्स ऑफ पी इन डिवीजन वाई is rupees 14,06,250 on first 5,000 and rupees 56.25 per unit in excess of rupees 5,000 यूनिट। तो यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जो पी को बनाने के लिए, यानी कि जो डिपार्टमेंट वाई बनाता है पी का, वो जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट डिवीजन एक्स पर छोड़ करके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 14,06,250 यानी कि 14,06,240 है फॉर फर्स्ट 5,000 यूनिट बनाने के लिए। उसके नेक्स्ट 5,000 यूनिट अगर बनता है तो 5,000 यूनिट से जितना भी ज़्यादा बनता है उसके लिए अपने को 56.25 करके पर यूनिट इनकर होगा, ठीक है, पर यूनिट ऑफ पे इनकर होगा, वो चीज़ ध्यान रखना। डिवीजन एक्स इनकर द टोटल कॉस्ट 5,62,500 पर डे for the output up to 5,000 component, and the total cost will increase by rupees 3,37,500 per day for every additional 5,000 component manufactured. The manager of division X has set the transfer price for the component of rupees 90 per unit to optimize the performance of his division. तो यहाँ पे हम लोग देखें तो डिवीजन एक्स का जो है खुद का टोटल कॉस्ट जो इनकर हो रहा है 5,62,500 का एक दिन में पर डे अप टू 5,000 यूनिट के लिए खर्चा हो रहा है, और नेक्स्ट 5,000 के लिए। और अगर आप लोग अगर इसमें अगर अलग से 5,000 यूनिट बनता है तो फॉर एवरी 5,000 3,37,500 यूनिट रुपीज़ इनकर होगा एक्स का। द मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स हैज़ टू सेट ट्रांसफर प्राइस ऑफ कंपोनेंट ₹90 टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस ऑफ इस। तो डिवीजन एक्स का जो मैनेजर है सेट करना चाह रहा है, सेट किया ट्रांसफर प्राइस 90 रुपीज़ करके, ठीक है, ताकि जो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस हो सके, ऑप्टिमाइजेशन हो सके परफॉर्मेंस का डिवीजन एक्स का। तो प्रिपेयर डिविजनल प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट फॉर डिवीजन एक्स एंड वाई। तो डिवीजन एक्स और वाई दोनों का सेपरेटली यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। कितना लेवल पे? 5,000 यूनिट पे, यहाँ पे 10,000 यूनिट पे, 15,000 यूनिट पे, 20,000, 25 एंड 30,000 यूनिट पे, तो सब पे। तो वहाँ पे इतना सारा अपने को पहले तो यूनिट का कॉलम बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसे अपने सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्स। सबसे पहले एक्स का हम लोग देखते हैं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना चाहिए, तो जो एक्स का भी अपने उतना ही बनाएंगे जितना वाई में यूज़ हो जाएगा। तो वाई में जो पी बन रहा था उसको हर एक पी के लिए अपने को हर एक
कंपोनेंट ऑफ एक्स लग रहा था, तो एक्स का भी अपने उतना ही बना दिया, यानी कि 5000 जितना पी का डिमांड था, 10,000, 15, 20, 25 एंड 30,000। यहाँ पे एक कॉलम बन गया नंबर ऑफ कंपोनेंट, दूसरा आ गया ट्रांसफर प्राइस जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 90 रुपीज़ में ट्रांसफर करेगा, जो मैनेजर सेट किया था प्राइस, ये ट्रांसफर करेगा वाई को 1 यूनिट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्स, यानी कि ये जो है 90 रुपीज़ करके यहाँ पे आ गया ट्रांसफर प्राइस। और जो कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट है वो टोटल कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट 5 लाख के लिए जो इनकर हो रहा था वो मेरा 5,62,500 क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं ये जो है कि डिवीजन एक्स इनकर टोटल कॉस्ट 5,62,500 अप टू 5,000 कंपोनेंट, और उसके बाद जितना भी नेक्स्ट 5,000 कंपोनेंट है उस पर बढ़ता जाएगा 3,37,500। तो 5,62,500 फर्स्ट 5 लाख के लिए था, तो ये मेरा आ गया। और नेक्स्ट 5 लाख यानी कि 5 लाख के लिए आ जाएगा मेरा, इसमें 5,62,500 में ऐड कर देंगे अपने 3,37,500 यानी कि 9 लैक्स आ जाएगा। वैसे ही 15,000 यूनिट के लिए मेरा फिर इसमें 3,37,500 ऐड कर देंगे, यानी कि 12,37,500 आ जाएगा। उसके बाद अपने यहाँ पे उसके बाद अपने जो है यहाँ पे फिर से उसमें 3,37,500 ऐड कर देंगे, 3,37,500 ऐड कर देंगे तो 15,50,000 जो है कि 20,000 यूनिट पे आ जाएगा। वैसे 25,000 यूनिट पे 19,12,500 और 30,000 यूनिट पे 22 लाख आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अपने कर देंगे, तो जो ट्रांसफर प्राइस है एक तरह से सेलिंग हो गया, और जो टोटल कॉस्ट है उसमें माइनस कर देंगे तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा, और लॉस जो भी है वो हर एक पॉइंट पे आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है जो 4,50,000 जो जब अपने 30,000 यूनिट ऑफ एक्स बना रहे थे तो उसमें प्रॉफिट मेरा 4,50,000 का था, तो वो बेहतर था। अब स्टेटमेंट ऑफ वाई बनाएंगे, ठीक है। तो वाई को बनाने के लिए दो तरह का कॉस्ट इनकर हो रहा है, जो कि पहला कॉस्ट इनकर हो रहा है जो कि मटेरियल जो एक्सटर्नल जो मटेरियल लग रहा है उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा जो कंपोनेंट एक्स चाहिए जो डिवीजन एक्स से आ रहा था वो दो तरह का यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सेलिंग प्राइस अपने निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस बहुत ही इजीली निकल जाएगा, रेट भी दिया हुआ है और क्वांटिटी दिया हुआ है सेल का, तो अपने इनटू करके यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल लिए हैं। और 1, 2, 3, 4 जितना भी 5, 10, 15, 20, 25, 30,000 वाला जितना भी है सारे पे अपने एक्टिविटी लेवल पे अपने यहाँ पे निकाल लिए हैं सेल्स वैल्यू, ठीक है। और वैसे ही जो ट्रांसफर प्राइस है अपने कैलकुलेट कर चुके हैं, वही सेम ट्रांसफर प्राइस 5,000 के लिए 4,50,000 और यहाँ पे 10,000 के लिए 9 लाख, वैसे ही 15,000 के लिए 13 लाख 50,000। ये मतलब सेम जो जितना मैं वो सेल कर रहा था उतना इसका कॉस्टिंग हो जाएगा वाई का, ठीक है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसके लिए क्वेश्चन में बोला हुआ था कि डिपार्टमेंट पी मतलब प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए दो तरह का कॉस्ट लग रहा था। पहला कि डिपार्टमेंट एक्स जो कि डिपार्टमेंट एक्स से जो कंपोनेंट आ रहा था वो उसका उस पर खर्चा लग रहा था। इसके अलावा एक मैन्युफैक्चरिंग खर्चा लग रहा था 14,06,250 का फर्स्ट 5,000 यूनिट का, और उससे जितना भी नेक्स्ट 5,000 बनाएंगे उस पर 56.25 करके लग रहा था। तो आप यहाँ पे देखेंगे 14,06,250 क्वेश्चन में दिया हुआ था फर्स्ट 5 लाख यूनिट पे, और जो जितना भी नेक्स्ट 5 लाख यानी कि यहाँ पे फर्स्ट 5,000 यूनिट पे जितना भी नेक्स्ट 5,000 है उस पर 50 कितना था 56.25 करके यहाँ पे खर्चा लग रहा था। तो 56.25 इंटू 5,000 नेक्स्ट 5,000 यानी कि 2,81,250 प्लस 14,06,250 करेंगे तो मेरा 16,87,500 जो कि है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिवीजन वाई का आ जाएगा 10,000 लेवल पे। वैसे इससे उतना ही फिगर अपने बढ़ाते जाएंगे, जितना 56.25 इंटू 5,000 उतना फिगर हर एक लेवल पे बढ़ाते जाए। तो मेरा ये जो कॉस्ट है 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 30,000 वाला जितना भी एक्टिविटी है सब पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा। तो मेरा दो चीज़ का पार्ट बन जाता है कि पहला जो कंपोनेंट आ रहा था डिवीज़न वाई से डिवीज़न एक्स से उसके लिए, प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग खुद का था, तो सी प्लस डी दोनों का टोटल कॉस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे जो सेल वैल्यू अपने निकाले हुए कॉलम बी में, तो वो बी माइनस कॉलम ई आ जाएगा टोटल कॉस्ट वाला, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो जब 10,000 मेरा एक्टिविटी लेवल रहता है वाई का तो उसमें प्रॉफिट है सबसे हाईएस्ट रहता है 3,97,500 का।
उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी एज ए होल देखते हैं। तो सबसे पहले है 30,000 यूनिट एट विच डिवीजन एक्स नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो अपने को अब कंबाइंड देखना है, तो सबसे पहले एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट जब मेरा यूनिट सेल कर रहे थे 30,000, उस टाइम पे जो प्रॉफिट है 4,50,000 का था, 4,50,000 का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4,50,000 का प्रॉफिट था। लेकिन वही वाई में देखते हैं कि सेम क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है 9,90,000 का, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस, यानी कि जो लॉस हो रहा है कंपनी का, ओवरऑल लॉस हो रहा है 5,04,000 का। तो ये बेहतर नहीं है। अब अपने सेकेंड वाला देखते हैं वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाई में क्या था कि जब अपना जो मैक्सिमम वाई का जो प्रॉफिट है, एक्स का वाई का जो प्रॉफिट था वो 10,000 यूनिट पे सबसे मैक्सिमम था। यहाँ पे हम लोग देखें तो 10,000 यूनिट पे जो हाईलाइट करके दिया हुआ है 3,97,500 का प्रॉफिट है। और इस पॉइंट पे यानी कि 10,000 वाले पॉइंट पे वाई में कोई भी प्रॉफिट नहीं है। तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 397,500, यानी कि डिवीजन बी वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, उसके बाद अपना देखते हैं कि क्या उसमें मांगा है। हाँ, उसके बाद यहाँ पे सेकेंड का हो गया रिक्वायरमेंट। थर्ड का फाइंड आउट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट द कंपनी विल अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द कंपनी इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्रॉफिट सेंटर। तो क्या लेवल ऑफ आउटपुट होगा जहाँ पे कंपनी मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी। तो आइए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अपने जो है कि ये जो है ओवरऑल एज ए कंपनी हम लोग अगर देखते हैं तो ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग वाला जो फंड है उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो उसमें अपने 5,000, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। तो सेल्स रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सेलिंग प्राइस है वो सेम रहेगा एज यहाँ पे कैलकुलेट किए थे कि जो चूँकि फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है पी। ठीक है, तो पी को बनाने के लिए मेरे को एक्स का माल चाहिए, इसके अलावा हमको खुद एक्सटर्नल माल चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने यहाँ पे आके, तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो आ गया डिवीजन एक्स वाला। ठीक है, डिवीजन एक्स का जो कॉस्ट लगा, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पे जो खुद का लग रहा था वो तो लग रही था, और टोटल कॉस्ट का एक कॉलम आ गया। तो ये काफ़ी इजी था। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रॉफिट आया 15,000 यूनिट पे जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है 5,06,250 का। तो ये काफ़ी इजी सम था। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट भी यही था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 उसके आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।